हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पे। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 7 को, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनिमल होते हैं वो कितने तरह के टिश्यू के बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने तरह के सेल के बने होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें ऑर्गन भी पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी, और इसमें हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉक्स के भी बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या इससे पहले भी विजिट कर चुके हैं, तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इस सारे टॉपिक को हम लोग को इसमें डिस्कस, टोटल 5 टॉपिक है। एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। ये 5 टॉपिक है जो हम लोगों को इस चैप्टर में डील करना है। ओके, तो अब अपने स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइन को हाईलाइट किया हुआ है। इसमें क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसको क्या है कि इसको पढ़ के आप लोगों को समझ आएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं कि पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। इन द प्रिसाइडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by a different groups of cells in a well-organized manner. तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ा था एनिमल किंगडम में, यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे और मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितने तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गए, रेस्पिरेशन हो गए, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है कि सिर्फ एक सेल के थ्रू होते हैं। ओके, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना उसमें ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के थ्रू होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व नहीं होता, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होता है। बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको टिश्यू कहते हैं, तो वो इन्वॉल्व रहता है। इसमें यही कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, बेसिकली आप लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल। एक ग्रुप जो होता है सेल का उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। और ये सारे जो सेल होंगे इस ग्रुप में सबका सेम ऑरिजिन रहेगा। ठीक है, अलग अलग टिश्यू तो अलग अलग फंक्शन होगा। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissue. तो इसमें ये कहने का मतलब है कि आप लोग को ये जान के सरप्राइज होगा कि जो इतने भी एनिमल होते हैं ना वो सिर्फ 4 ही तरह के टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है, प्लांट में हम लोगों ने देखा था उसमें जो लेयर थे टिश्यू लेयर, उसमें एपिडर्मिस थे, हाइपोडर्मिस थे, कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वस्कुलर बंडल, पीथ, इतने सारे थे। और जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हुआ वहाँ कैम्बियम आ गया। ठीक है, ऐसे तो टिश्यू भी वहाँ पे 2 ही टाइप के थे, मेरिस्मेटिक और सिंपल, लेकिन बाद में ये सब लेयर थे इतने सारे। एनिमल में क्या है, सिर्फ 4 तरह के टिश्यू होंगे। अब वो 4 तरह के क्या होंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system, that is digestive system and respiratory system. इसमें कहने का मतलब है इसका कि पहले सेल होता है, ठीक है, फिर सेल ग्रुप बनाता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू ग्रुप बनाता है तो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन 2-3 जो मिलते हैं ग्रुप बनाते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। तो वही कह रहा है कि जब 2 या उससे अधिक ऑर्गन जब कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे फिजिकली और केमिकली तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। जैसे तुम्हारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होता है एनिमल टिश्यू। तो अभी हम लोग पढ़ा कि एनिमल में कितने तरह के टिश्यू होंगे, 4 तरह के। चलिए देखते हैं क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा फंक्शन होगा सेल का वैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंटली एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: एपिथेलियल,
कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। तो 4 तरह के टिश्यू कौन से हैं एनिमल में? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अब ये सब चारों क्या होते हैं, एक-एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए, अब पहला शुरू होता है एपिथेलियल। We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some parts of the body. तो देखिए, एपिथेलियम का इसमें कहने का है कि हम लोग जो है ना कॉमनली रेफर करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड हो जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं? एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का बाहर का स्किन जो होता है ना, जो बाहर के टिश्यू हैं, जो बाहर इन्वायरमेंट में है, बाहर बॉडी पे, और जो अंदर है, जिन जो कि तुम आपका ब्लड फ्लूइड, ये सब जो ब्लड होते हैं उनको फेस कर रहा है, तो ये जो होते हैं इसी टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एक बाहर के हो गए और अंदर में भी कौन से, जो ब्लड फ्लूइड को या ऑर्गन्स के जो बाहर के पार्ट को कवर कर रहा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव हो गया नेचर में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मीन्स टाइटली पैक्ड हो गए, ठीक है। और उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, एक लिक्विड होता है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, वो कितना होगा? थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अब सिंपल क्या होते हैं? सिंपल एपिथेलियम is composed of a single layer of cells and function as a lining for body cavities, ducts and tubes. The compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. तो सिंपल और कंपाउंड क्या होता है? सिंपल में क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम में वैसे एपिथेलियम आ जाएंगे जिनका सिंगल लेयर है, जो सिंगल लेयर के बने हुए हैं और जिनका फंक्शन है बॉडी कैविटीज़ को लाइनिंग करना, ठीक है, लाइन करना, बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स जो हो गए, ट्यूब हो गए, इन सबको लाइनिंग करना, ये हो गया सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर के बने। अब कंपाउंड एपिथेलियम कौन से हो जाएंगे? जो सिंगल लेयर से ज़्यादा के बने, मीन्स 2 या मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेल लेयर के जो बने हुए रहेंगे उनको कहेंगे हम लोग कंपाउंड। इनका क्या काम होगा? प्रोटेक्शन का। जैसे हमारे स्किन है, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, वहाँ हो जाएंगे कंपाउंड, ठीक है। हमारे स्किन में कौन से हो जाएंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the basis of structural modification of cells, simple epithelium is further divided into 3 types. These are squamous, cuboidal, columnar. अब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के, सिंपल और कंपाउंड। अब सिंपल का भी 3 टाइप होता है, कौन कौन से? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। तो कॉलमनर हो गया, क्यूबॉइडल हो गया और स्क्वेमस हो गया। चलिए अब एक एक करके समझते हैं ये क्या है। ये देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वेमस हो गया, यहाँ क्यूब शेप बना हुआ, तो ये क्यूबॉइडल हो गया। और ये देखिए थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए कॉलम बना हुआ है, तो ये कॉलमनर हो गया, ठीक है। अब ये होते क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, वो पढ़ते हैं। द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम को देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो स्क्वेमस का है ए में, इसमें देखिए फ्लैटेंड सेल है, ठीक है, सब फ्लैट आपको दिखेंगे। तो स्क्वेमस एपिथेलियम वो एपिथेलियम होते हैं जो कि फ्लैटेंड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट सेल के कौन से बने रहेंगे? स्क्वेमस एपिथेलियम। और उनका इरेगुलर बॉडीज होगा, मीन्स इरेगुलर मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, मीन्स सही शेप में नहीं होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो इरेगुलर बाउंड्रीज में रहेगा। और स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाए जाएंगे? तो जो ब्लड वेजल्स होंगे उनके वॉल में, और जो लंग के एयर सैक्स होंगे उनके वॉल में, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होगा? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का। तो क्या क्या समझे हम लोग इक्वेमस एपिथेलियम के बारे में? तो इक्वेमस एपिथेलियम के बारे में हम लोग समझे कि इसमें पहले फ्लैटेंड सेल के बने होंगे, इरेगुलर बाउंड्रीज होगा, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे? तो ब्लड वेजल्स के सेल वॉल में पाए जाएंगे,
और जो लंग्स होते हैं उनके एयर सैक के वॉल्स में पाए जाएंगे। इनका फंक्शन क्या होगा? तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अभी डायग्राम में हम लोग ने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। बी में देखिए क्यूबॉइड शेप का आपका बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ऐसे सेल के सिंगल लेयर हो जाएंगे जो कि क्यूब शेप के सेल बने होंगे, क्यूब शेप होगा उनका। और सिंगल तो होना ही है क्योंकि ये सिंपल में आ रहे हैं, सिंपल के टाइप है, तो सिंगल होगा ही, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ऐसे सेल आएंगे जो कि क्यूब शेप के होंगे। ओके, अब ये पाए कहाँ जाते हैं ये देख लेते हैं। तो दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो क्यूब शेप का बना हुआ सेल का है, ठीक। और ये कहाँ पाए जाएंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाएंगे आपको डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, मीन्स ग्लैंड के जो डक्ट्स होंगे, जो ओपनिंग होगा वहाँ क्यूबॉइडल पाए जाएंगे। फिर और कहाँ पाए जाएंगे? तो जो ट्यूबुलर पार्ट होगा नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाएगा? किडनी में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है और उनके ट्यूबुलर पार्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। और इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? इनका फंक्शन हो जाएगा सिक्रीशन करना और एब्जॉर्ब करना, में से कोई जूस सिक्रेट करना या हार्मोन सिक्रेट करना और मिनरल ये सबको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉलमनर एपिथेलियम। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम को देखा, एक बार फिर से देख लेंगे, फिर से समझ लेंगे। देखिए सी में जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, देखिए कैसे कॉलम शेप का बना हुआ है, इसीलिए इसे कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम में ऐसे सिंगल लेयर पाए जाएंगे सेल के जो सेल कॉलम शेप के पाएंगे, ठीक है, कॉलम शेप के बने हुए हैं, तो उसी को कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये कहाँ पाए जाएंगे ये पढ़ लेते हैं। देयर न्यूक्लाई आर लोकेटेड एट दी बेस, मीन्स कह रहा है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल होंगे उनके न्यूक्लियाई बेस में दिखेंगे, नीचे साइड में दिखेंगे। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, इनका जो फ्री सरफेस होगा उसमें माइक्रोविलाई हो सकता है, ठीक है। माइक्रोविलाई एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका मूवमेंट इस सब में काम करता है, ठीक है। और ये क्या होता है? दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन, सॉरी कॉल आ गया था बीच में, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको जो कॉमनर एपिथेलियम है ये स्टोमक जो होते हैं ना और इंटेस्टाइन उनके लाइनिंग में मिलेंगे, ठीक है। और इनका काम क्या होगा? कॉमनर एपिथेलियम का भी काम होगा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल का भी वही काम था, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर का भी क्या काम है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बेयर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका कहने का मतलब है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड नहीं सॉरी क्यूबॉइडल, तो कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल सेल जिनके फ्री सरफेस पे सिलिया निकला हो ऐसे वाले एपिथेलियम को हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। तो नाम से ही पता चला सिलिएटेड में सिलिया होगा, ओके। इनका फंक्शन क्या होगा? तो सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन होगा पार्टिकल्स को मूव करना और म्यूकस को मूव करना, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ लिखा वो भी देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो ये किसका काम हो गया? सिलिएटेड एपिथेलियम का। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये कहाँ पाए जाते हैं ये देख ले। सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो जो इनर सरफेस होता है ना हॉलो ऑर्गन्स का, वहाँ पाए जाएंगे। हॉलो ऑर्गन्स हो गए मीन्स ऐसे तरह के ऑर्गन जैसे कि जो खाली होंगे, खोखले टाइप होंगे, जो फेलोपियन ट्यूब हो गए जिनमें जगह होगा बढ़िया से। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा, ठीक है। ब्रोंकियल्स हो गए जो आपके पाए जाएंगे लंग में। तो इस सब में क्या है, इनके इनर सरफेस में पाए जाएंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, वहाँ पे सिलिया आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्या होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम? सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
तो कुछ कॉलमनर जो होते हैं और क्यूबोइडल सेल, ठीक है, तो कुछ कॉलमनर सेल और क्यूबोइडल सेल अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर देंगे और स्पेशलाइज्ड करने के बाद सिक्रेशन करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे सेल को हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, goblet cells of the alimentary canal, and multicellular consisting of cluster of cells, salivary gland, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ है, ये पता चलिए कि मिलेंगे कहाँ। तो जो एलिमेंट्री कैनाल के जो गॉबलेट सेल होंगे ना, वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेंगे, और जो सलेवरी ग्लैंड होंगे वहाँ पे भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेंगे। यूनिसेलुलर वाले कहाँ मिलेंगे, तो यूनिसेलुलर वाले आपको मिलेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, उसके गॉबलेट सेल में। और मल्टी सेलुलर वाले कहाँ मिलेंगे, सलेवरी ग्लैंड में, ठीक है। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इनको समझ लेते हैं। ऐसे ग्लैंड जो कि बॉडी के बाहर फ्लूइड निकालें, मीन्स म्यूकस निकालेंगे, सलाइवा निकालेंगे, ईयर वैक्स जो कान में गंदगी जमती है वो, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट, तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन, ठीक है। क्या क्या ये सिक्रेट कर रहे हैं, तो जैसे कि चेहरा पे कैसे ऑयली फेसेस का ऑयल निकल रहा है, वो ऑयल हो गया। ईयर वैक्स, सलाइवा, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब जो निकालेंगे उनको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब एक आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उनको कहेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में समझ में आ गया डिफरेंस, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा है कि एक्सोक्राइन के जितने भी प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे ना, वो सब क्या है कि रिलीज होंगे डक्ट और ट्यूब के थ्रू, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के जो प्रोडक्ट होंगे वो सीधा रिलीज होंगे ब्लड में, वो किसी डक्ट और ट्यूब के थ्रू नहीं होंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स पाए ही नहीं जाते हैं, उनमें एब्सेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आते हैं हम लोग सिंपल एपिथेलियम, हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जानते हैं कि दो या दो से अधिक सेल लेयर के बने हुए रहेंगे, ठीक है, और उनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होगा। मेन फंक्शन क्या होगा कंपाउंड एपिथेलियम का, तो मेन फंक्शन है कंपाउंड एपिथेलियम का, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा था कि वो स्किन में रहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मेन फंक्शन है कंपाउंड एपिथेलियम का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसे, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हो वो देखते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। ये तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने सेल होते हैं एपिथेलियम में, हमने क्या है कि लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा। अब आते हैं कुछ तरह के जंक्शन होते हैं जिनको हम लोग स्पेशलाइज्ड जंक्शन कहते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। एक होता है टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ये देख लेते हैं क्या होते हैं। तो टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। तो टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन बेसिकली वो जंक्शन है जो कि सेल्स से या टिश्यू से किसी भी सब्सटेंस को लीक होने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा, वो टाइट करके रखेगा, तो वो हो गया टाइट जंक्शन। अब आते हैं एडहेरिंग जंक्शन। तो एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, वो जब दो नेबर सेल होते हैं ना, दो आसपास के सेल होते हैं, उन दो सेल को सीमेंट करके रखता है, मीन्स आपस में जोड़ के रखता है, एक साथ करके रखता है। ये हो गया एडहेरिंग। एडहेरिंग देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है जोड़ना, ठीक है। अब आते हैं गैप जंक्शन।
तो गैप जंक्शन क्या करता है, जब दो सेल होते हैं ना जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें जो मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे से, उनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, उनमें कम्युनिकेशन होगा। तो जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, और ट्रांसफर जो मटेरियल होगा वो भी किसके थ्रू होगा, गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का काम क्या है, टाइट करके रखना ताकि कुछ लीकेज नहीं हो। एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है कि सीमेंटिंग करके रखना, दो सेल को आपस में बांध के रखना। और गैप जंक्शन का काम है उसमें कम्युनिकेशन होना और मटेरियल ट्रांसफर होना। ओके, चलिए, एक टिश्यू हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग आते हैं दूसरे टिश्यू पे जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता है जो कनेक्शन का काम करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। इसमें कहने का मतलब है इसका, ये जो एनिमल्स के जो बॉडी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर कोई टिश्यू पाए जा रहे हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। और इनका काम होता है, स्पेशल फंक्शन होता है इनका, लिंकिंग करना और सपोर्टिंग करना, मीन्स कम्युनिकेशन ही करना और कनेक्शन करना। इसीलिए इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो अदर टिश्यू और ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मीन्स कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप। ये देखिए डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये दो तरह के टिश्यू होते हैं, एरियोलर और ये एडिपोज। हाँ, ये दोनों क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये मसल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये फैट स्टोरेज का काम करेंगे। चलिए, तो कनेक्टिव टिश्यू इसमें सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड भी होता है। क्या क्या, जैसे कार्टिलेजेस हो जाएंगे, बोन हो जाएंगे, एडिपोज हो जाएंगे और ब्लड हो जाएंगे। याद रखिएगा, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, तो वो ब्लड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural protein called collagen और elastin। इसमें यह कह रहा है कि ब्लड को छोड़ के जितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कार्टिलेजेस हो गए, बोन हो गए, एडिपोज हो गए, तो सब क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होता है उसके फाइबर को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो इन सब में कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं उनके फाइबर्स को सिक्रेट करेंगे, और वो उस फाइबर्स को क्या बोलेंगे, कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, फाइबर भी हो गया या प्रोटीन भी आप लोग कह सकते हैं। तो याद रखेंगे कि कोलेजन और इलास्टिन जो सिक्रेट हो रहा है वो ब्लड से नहीं हो रहा है, बाकी सब जो कनेक्टिव टिश्यू है उनसे रिलीज हो रहा है। कौन कौन से, कार्टिलेजेस, बोन, एडिपोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। मीन्स फाइबर जो रिलीज किए कोलेजन और इलास्टिन, उनका काम क्या है, तो फाइबर्स का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। इलास्टिसिटी और जैसे रबड़ में आप लोग देखते हैं, उनको कितना भी टानिए जब छोड़िएगा तो वापस अपने शेप में आ जाएंगे, वो इलास्टिसिटी हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मीन्स कैसे भी आप लोग मोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स। अब आगे हैं, ये सब सेल जो है ना पॉलीसेक्राइड भी रिलीज करेंगे। पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल जब चैप्टर पढ़ेंगे ना क्लास 12 में, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेल क्या है, स्पेशल टाइप के फाइबर रिलीज है जिनको कहते हैं कोलेजन और फाइबर, फिर ये कोलेजन और इलास्टिन और पॉलीसेक्राइड को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या है, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो पॉलीसेक्राइड रिलीज हुआ वो कहाँ जमा हो जाएगा, वो सेल और फाइबर के बीच में रहेगा, और जो ग्राउंड सब्सटेंस है उनके तरह वो काम करेगा। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तब लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है हम लोग एक एक करके समझते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स loosely arranged in a semi-fluid ground substance, for example areolar tissue present beneath the skin। अब इसका कहने मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, नाम ही बता रहा है, जिनका लूज कनेक्शन हो, मीन्स ऐसे सेल होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो कि सेल लूजली अरेंज्ड होंगे, टाइट नहीं होंगे। ठीक है, वो उसको कहते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब वो सेमी फ्लूइड ग्राउंड में होगा, मीन्स आधा फ्लूइड होगा, कंप्लीट फ्लूइड नहीं होगा।
तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके एल्वेओलर टिश्यू आ जाएंगे, एडिपोज हो जाएंगे। एल्वेओलर टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, जो मसल्स हो गए जैसे स्किन के नीचे, वहाँ पे एरियोलर टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, काम क्या है देख लेते हैं। Often it serves as a support framework for epithelium. It contains fibroblast cells that produce and secrete fibers, मैक्रोफेजेस एंड मैस्ट सेल। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि वो सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है एपिथेलियम के लिए, जो एपिथेलियल टिश्यू बड़ा अभी हम लोग, उसके लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। उनमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं। फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो कि आपका प्रोड्यूस और सीक्रेट करेंगे फाइबर्स को। नाम ही पता है, फिब्रोब्लास्ट मीन्स फाइबर को सीक्रेट और प्रोड्यूस करने वाले सेल। इनमें मैक्रोफेजेस भी होंगे और मैस्ट सेल्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, अब आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कहाँ मिलेगा, ये भी स्किन के नीचे मिलेगा, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगा। आपके बॉडी में जहाँ जहाँ फैट स्टोर होता है, जैसे पेट हो गया, आपके थाइज हो गए, बाइसेप्स हो गए, आपके चिक्स हो गए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फैट जम जाता है, जो मोटे लोग होते हैं, तो वहाँ एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और एडिपोज टिश्यू का बेसिकली काम है फैट को स्टोर करना। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे कि ऐसे कौन से टिश्यू हैं जो फैट को स्टोर करेंगे, एडिपोज टिश्यू। तो अगर कोई पूछेगा पेट जैसे है, इतना बड़ा है, तोंदू है, ऐसे हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो मोटा है, तो वहाँ कौन सा टिश्यू है उसके पेट में, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन द टिश्यू। इसका कहने का मतलब है, ये लाइन का ये पैराग्राफ अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग कभी कभी क्या है कि जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं ना, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खा लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जिनका हम लोग इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये क्या फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर टिश्यू में जमा हो जाएंगे। तो इसका देखिएगा, आप कभी कभी कुछ लोग होते हैं कम खाते हैं लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, तो इस वजह से क्या फैट स्टोर होता है उनकी बॉडी में, तो वो भी थोड़े हेल्दी और मोटे टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, फैटी खाना नहीं खा रहे हैं फिर भी मोटे टाइप का दिखा है, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है जो एक्स्ट्रा है वही फैट बन जा रहा है। ओके, चलिए, अब आता है हम लोग का दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या पढ़ रहे हैं, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही बता रहा है कि इसमें जो सेल होंगे वो डेंस होंगे, वो लूज कनेक्शन में नहीं, लूजली अरेंज नहीं होंगे, टाइट अरेंज होंगे, वो हो रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Orientation of fibers shows are regular or irregular patterns are called dense regular and dense irregular tissue। इसमें कह रहा है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो रो में पाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, रो और पैरेलल बंडल में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो क्या है कि वो प्रेजेंट रहेंगे रो में। ठीक है, रो देखिए ऐसे रहेगा, एक रो दो रो ऐसे ऐसे करके रहेंगे। ठीक है, ये रो में पाए जाएंगे और किसके बीच में, तो पैरेलल बंडल्स जो रहेंगे फाइबर्स के उनके बीच में पाए जाएंगे। ठीक है, क्या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि हो गए टेंडन और लिगामेंट। अब टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, जो हम लोग के स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, जो पैर में होते हैं हाथ में, तो स्केलेटल मसल्स को हड्डी से जो जोड़ के रखता है ना, बोन से, वो होता है टेंडन। ठीक है, और जब दो हड्डी को आपस में जो चीज जोड़ के रखता है उसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडन समझ में आ गया, जो स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करे, और जो बोन दो बोन को अटैच करे उसको कहते हैं लिगामेंट। ओके, ये सब आ जाएंगे आपके डेंस रेगुलर में। ठीक है, तो डेंस इरेगुलर क्या होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ठीक है, इरेगुलर में क्या है कि देखिए, रेगुलर में देखा था कि रो में थे और पैरेलल थे, अब इरेगुलर में क्या है कि जैसे तैसे अरेंज रहेंगे, नाम ही बता रहा है इरेगुलर। तो इरेगुलर इसमें फाइबर जो होंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर होंगे वो इरेगुलरली अरेंज होंगे, उनका कोई शेप नहीं होगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे, हम लोग के स्किन में मिलेंगे। ठीक है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या है कि हम लोग
पढ़ लिए, 2 टाइप के टिश्यू तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लूज, डेंस। अब तीसरा है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में क्या हो जाएंगे, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं, जिनका कुछ माने कि स्पेशल फंक्शन, जैसे ब्लड हो गया, उनका स्पेशल फंक्शन है बॉडी में, जो डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट सेल में पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक लाना, ये सब काम होता है। ठीक है, कार्टिलेजेस भी होते हैं, बोन भी होता है, जिसमें बोन मैरो में ब्लड हम लोग का बनता है। ये सब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। इसमें कह रहा है कि जो कार्टिलेजेस होंगे ना, जिनमें उनमें इंटरसेलुलर जो मटेरियल होगा वो सॉलिड होगा, प्लेएबल होगा, और कंप्रेशन में जो दाबना होगा उसको रेसिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, ये सेल के जो मीन्स इस टिश्यू के जो सेल होंगे कार्टिलेजेस के, ठीक है, इस टिश्यू के जो सेल होंगे उनको कहेंगे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स वो इनक्लोज रहेंगे स्मॉल कैविटी में, और उसमें मैट्रिक्स भी रहेगा जो कि उनके द्वारा सीक्रेट होगा। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं उनको कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। वो एक स्मॉल कैविटी में इंक्लोज रहेंगे, एक मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स एक फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें स्मॉल कैविटी में इंक्लोज्ड है, और उनमें जो मैट्रिक्स है वो रिलीज किसे होगा, तो वही सेल के थ्रू वो मैट्रिक्स रिलीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्टिलेजेस होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायोस आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ये वाला लाइन, सॉरी ये लाइन थोड़ा बढ़िया से नहीं हुआ, हाँ ये देख। ठीक है, तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कार्टिलेजेस के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, मीन्स पत्ती जैसी हड्डी होती है। और जब वो जैसे जैसे एडल्ट होते जाता है, बड़ा होता है, तो उसका कार्टिलेजेस जो होता है वो बोन बनते जाता है। ठीक है, यही कह रहे हैं। तो कार्टिलेजेस होता कहाँ है, कहाँ पाया जाएगा, जैसे देखिए टिप ऑफ नोज, नाक के जो ऊपर में रहेगा कार्टिलेजेस पाया जाएगा। फिर ईयर जॉइंट्स के जो बाहर में होंगे, ठीक है, वहाँ कार्टिलेजेस पाए जाएंगे, मीन्स कान में जो हड्डी लेंगे वो कार्टिलेजेस पाए होंगे। ठीक है, फिर वर्टिब्रल कॉलम जो हो गया, हम लोग के पीठ में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनके एडजेसेंट बोन के बीच में कार्टिलेजेस पाया जाएगा। फिर लिम्ब में पाया जाएगा और हैंड में पाया जाएगा। ठीक है, तो कार्टिलेजियस भी कहाँ पाया जा रहा है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बोन में। बोन जो हड्डी होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बोन हार्ड होता है, नॉन प्लेएबल होता है। ठीक है, उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं वो नॉन प्लेएबल होते हैं। उनमें कैल्शियम होता है, सॉल्ट होता है और कोलेजन फाइबर भी होता है, जिससे कि बोन को मजबूती मिलता है। ठीक है, तो बोन को मजबूती किससे मिलता है, कैल्शियम से, कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर से। ठीक है, तो बोन का मेन काम क्या होता है, तो जो हमारे स्ट्रक्चर फ्रेम है ना बॉडी का, जो ये स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, बेसिकली तो वो बोन के थ्रू है। क्योंकि अगर बाहर से स्किन हट जाए तो वो तो बोन ही ना दिखेगा, और बोन नहीं रहेगा अंदर तो स्किन को कौन रखेगा, वो स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं, फिर तो हम लोग एमोeba की तरह जिम में रहेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है बोन का, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और स्ट्रांगनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, जो सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन तो उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन दी स्पेसेस कॉल्ड लैकोने। ठीक है, अब दो टर्म आता है ऑस्टियोसाइट्स और लैकोने। बोन का जो सेल होता है ना उसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एक स्पेस में प्रेजेंट होगा, और उस स्पेस को हम लोग कहेंगे लैकोने। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखें क्या लिखा। Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement. इसमें ये कह रहा है कि जो limb bones होते हैं, limb bones हो गए जैसे कि जो हम लोग पैर में है लंबे जैसे, तो जो limb bones होते हैं, जो long bones होते हैं हमारे पैर में, वो क्या करते हैं, वेट को संभाले रखते हैं। ठीक है, वेट को संभाले उसको बेयर करते हैं। कुछ का काम क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करके मूवमेंट करते हैं, जैसे पैर वाला हो गया, हाथ का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स।
तो अभी मैंने बताया था कि जो बोन मैरो होता है ना, उसमें क्या होता है, जो ब्लड के जो सेल होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब बोन मैरो में बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्लड में। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. It is the main circulating fluid that helps in transport of various substances. You will learn more about blood in chapter 17 and 18. तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा मिलेगा, ब्लड प्लेटलेट्स मिलेंगे, आरबीसी मिलेगा, मीन्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सब चारों पार्ट मिलते हैं। तो ब्लड क्या है कि बेसिकली इसका जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है ना हमारे बॉडी में, वो तो ब्लड ही होता है। पानी जो हम लोग पीते हैं वो जाके ब्लड में मिल जाता है, फिर जो खाना खाते हैं उसमें जो मिनरल डिफरेंट सेल में जाता है वो ब्लड के ही थ्रू जाते हैं। और ब्लड के बारे में हम लोग ज़्यादा कब पढ़ेंगे, चैप्टर 17 और 18 जब आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, थोड़ा डायग्राम देख लीजिए आप लोग। ये आरबीसी का डायग्राम है, ये प्लेटलेट्स का डायग्राम है, और ये डब्ल्यूबीसी का, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मसल्स टिश्यू। ये तो नाम ही बता रहा है, जो मसल्स में जो टिश्यू होंगे वो मसल्स टिश्यू कहलाएंगे, ठीक है। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेज। अब बेसिकली आप लोग सब जगह एक टर्म देख रहे होंगे, फाइबर। तो अगर कोई पूछे कि इन सेल में जो जितने तरह के टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मसल, तो इसमें जो सेल के जो एक यूनिट है, स्मॉलर यूनिट कौन से होंगे, फाइबर। तो देखिए फाइबर बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। मसल्स में भी क्या है, फाइबर है, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, हर एक मसल्स जो होता है ना उसमें लॉन्ग सिंड्रिकल फाइबर होंगे जो कि एक पैरेलल अरे में अरेंज रहेंगे, ठीक है। अब एक टर्म होता है मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. तो हम लोग देख रहे हैं कि मसल्स में फाइबर पाए जा रहे हैं। अब उस फाइबर में भी ढेर सारे फिब्रिल्स पाए जाएंगे जो कि फाइन होंगे, ठीक है। तो मसल्स में फाइबर पाए जा रहे हैं और फाइबर्स में न्यूमरस अमाउंट में फिब्रिल्स पाए जा रहे हैं, और उस फिब्रिल्स को क्या कहेंगे, मायोफिब्रिल्स, ठीक है। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स, लेथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो हम लोग जब भी हाथ मोड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं बाइसेप्स का साइज बढ़ जाता है, फिर जब उसको रिलैक्स करते हैं वापस से वो जिस शेप में था वैसा हो जाता है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. तो इनका मेन एक्शन क्या है मसल्स का, तो इनका मेन एक्शन है कि जो इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहा है उसके थ्रू एडजस्ट हो जाना, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो वेरियस पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके पोजीशन को मेंटेन करना, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, गले हो गए, ये सबके पोजीशन को मेंटेन करना, ठीक है। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी, मीन्स बॉडी में जितने तरह के मूवमेंट है वो कौन कर रहा है, मसल्स के थ्रू। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। अब मसल्स भी तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि स्केलेटल, स्मूथ और मसल्स कार्डिक क्या होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स नाम से ही पता कर रहा है, जो स्केलेटल में पाए जाएंगे। जो स्केलेटल बोल में जो मसल पाए जा रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स। ये कहाँ होंगे, बेसिकली ये बाइसेप्स में होंगे, ये स्ट्रिएटेड होंगे, इनमें कोई स्ट्रिप्ड नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है कि एक बंडल में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप क्या है ये हम लोग एक डायग्राम में देख के समझेंगे, ठीक है। बस खाली ये समझेंगे स्केलेटल मसल जहाँ स्केलेटन हो गए, जो बाइसेप्स हो गए, लेग हो गए, तो वहाँ पे क्या स्केलेटल मसल्स मिल रहे हैं आपको, और वो स्ट्रिएटेड होंगे, ठीक है, और वो एक बंडल में पाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसके बारे में लिखा हुआ है कि मसल्स के बारे में हम लोग चैप्टर 20 में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ये स्ट्रेशन हो गया, इसी के बारे में मैं अभी कह रहा था। ये देखिए स्ट्रेशन आप लोग को दिख रहा है, सेल के बीच में कैसे स्ट्रेशन दिख रहा है, ये हो गया स्केलेटल मसल में, ठीक है। इसमें देखिए कोई स्ट्रेशन नहीं दिख रहा, ये वाले में, ये हो गया स्मूथ वाले में, और ये है कार्डिक जिसमें कि स्ट्रेशन दिखेगा लेकिन जंक्शन भी दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्मूथ मसल्स, तो अभी हम लोग ने स्केलेटन पढ़ लिया, अब स्मूथ में आते हैं। तो स्मूथ कहाँ मिलेंगे, ठीक है। द स्मूथ मसल्स फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन। अभी डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि दोनों एंड में टेपर शेप में है, ये जो ऐसे हैं इसी को कहते हैं टेपर शेप में, दोनों एंड में।
और इनमें कोई स्टेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। The wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscles tissue, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो स्टोमक हो गए, ब्लड वेजल्स हो गए और इंटेस्टाइन, तो उनके जो वॉल होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन ये सब होते हैं, स्टोमक, इंटेस्टाइन, तो उनके वॉल में क्या मिलेगा? स्मूथ मसल्स मिलेगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री है, मतलब ये कि स्मूथ मसल्स के जो फंक्शन होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री कहता है। मीन्स की मतलब कि हम लोग सिर्फ सोच लेंगे और सोचने से ये स्मूथ मसल का फंक्शन कंट्रोल होगा, वो नहीं होता। देखिए इसमें क्या लिखा, वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग अबाउट एज वी कैन डू विथ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में क्या है कि जैसे बाइसेप्स में आप लोग देख सकते हैं उसको, मानी कि थिंकिंग करके भी, फील करके भी उसका साइज यूज चेंज कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्मूथ मसल में आप लोग थिंकिंग से नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री, वो आपके कंट्रोल में नहीं, वो ब्रेन के कंट्रोल में, ओके। चलिए अब तीसरा आता है कार्डिक मसल। कार्डिक, ये वर्ड आ रहा है तो इससे ही पता चल जाएगा कार्डिक मसल कहाँ है, हार्ट में। हार्ट में जो होता है ना वो कार्डिक मसल होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो किस सेल का बना होता है? कार्डिक सेल का बना होता है। कार्डिक मसल्स टिश्यू एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट। जैसा मैंने कहा वही देखिए लिखा हुआ है कि हार्ट में पाए जाएंगे कार्डिक मसल, सिर्फ कहाँ? एक ही जगह, हार्ट में। इनका क्या नेचर हो? कॉन्ट्रेक्टाइल। हार्ट का क्या काम होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर होता है, मीन्स ऑक्सीजन जब आप लीजिएगा, सांस लीजिएगा, फूल जाएगा, जब छोड़िएगा तो फिर हवा निकल जाएगा उसको, उसी तरह के, ठीक है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। तो सेल जंक्शन जो होते हैं कार्डिक मसल सेल्स के, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक साथ फ्यूज कर देते हैं और एक साथ स्टिक कर देते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन जंक्शन होता है इनमें, कुछ फ्यूजन पॉइंट्स में, जो कि अलाउ करता है सेल को कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मीन्स जब सांस लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब साइज बढ़ा, फिर जब सांस छोड़े तो वापस अपने स्टेट में आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। अब यहाँ से आगे में है न्यूरल टिश्यू। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ है और अब यह डिस्कशन है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। तो ये चैप्टर क्या है कि बहुत ही बड़ा है और एक ही वीडियो में मैं इसे कवर नहीं कर पाऊँगा, करूँगा अभी तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी, जिसको कि आप लोग देखोगे भी नहीं, बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं क्या है कि जो बड़े बड़े चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उनको मैं छोटे छोटे पार्ट में उसकी वीडियो बना के लाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और मुझे समय भी लगता है उसे समझाने में, ओके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को सही में अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, और जिनको ज़रूरत है उनमें शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं इसी तरह के और भी वीडियो बना के लाऊंगा, ओके। चलिए बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।